हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। एक मिनट। सो अब एक फिनॉल है, फिनॉल, दिस इज फिनॉल। ओके, तो फिनॉल पे अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ये कोई भी अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसके ऊपर जनरली बेंजीन में होने वाले रिएक्शंस कौन से होते हैं बोले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, एडिशन रिएक्शंस नहीं होते। मतलब ये जो पाई बॉन्ड्स हैं वो डीलोकलाइजेशन में कंटिन्यूअस रहने की वजह से उसको एरोमेटिक कैरेक्टर है, और जनरली एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन से भी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होना इंटरेस्टेड है। तो अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहां होते हैं? तो पहला डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस वन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, राइट? सो फिर वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल। अगर किसी भी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो रहा होगा तो वैसे रिएक्शन को अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं, राइट? तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन एनी रिएक्शन वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अब फिनॉल में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है फिनॉल, तो यहाँ पे फिनॉल है, ये हो गया अपना फिनॉल। तो फिनॉल में ये वाला नंबरिंग ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ 6 पोजीशन है। तो अभी इसमें सेकंड आर्थो पोजीशन है, सिक्स्थ भी आर्थो वाला पोजीशन है, थर्ड मेटा पोजीशन है, फिफ्थ भी मेटा पोजीशन है, और ये फोर्थ वाला जो है वो पैरा पोजीशन है। अगर अपन E प्लस इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल को इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करते हैं, मतलब फिनॉल को अपन किसी भी एक रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करते हैं और रिएजेंट में से एक इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल की तरफ आता है तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा? आर्थो पोजीशन पे जाएंगे या फिर मेटा पे जाएंगे या फिर पैरा पे जाएंगे? मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है आर्थो पे आएगा या फिर मेटा पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा? किस पोजीशन पे आके अटैच होगा वो? तो इसका आंसर है आर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। पैरा पोजीशन के ऊपर ही वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या फिर फिनॉल को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब अपन करते हैं तो तब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड नहीं करता कि वो कहां जाना है। बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप है, सो बेंजीन को कौन सा ग्रुप डायरेक्टली अटैच है वो ग्रुप डिसाइड करेगा। इट इज ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां आना है। मतलब बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप खुद डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजना है, आर्थो पे भेजना है या फिर पैरा पे भेजना है या फिर मेटा पे। तो जनरली अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब फिनॉल में अपन अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, ये देखो OH दो
लोन पेयर, फिर यहाँ से ये रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा, ये इधर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसका ऐसा OH, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये इधर। ये यहाँ पे आ गया, इसको और रोटेट कर दे तो यहाँ पे आ सकता है। इस तरह और कंटिन्यू वापस में किए तो पहला स्ट्रक्चर आ जाएगा ऐसा, ये फिर से सॉरी ये वापस चले जाएगा तो ये स्ट्रक्चर वापस में आ जाएगा। तो ये है। तो अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख लीजिए नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ है। कहां पे इंक्रीज हुआ है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मतलब फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के बाद आपने को पता चला कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही। तो फिर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल बोले तो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो वो कहां जाके अटैच होंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहीं पे अटैक होगा। तो मतलब फिनॉल को अगर अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहां हो सकते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो देखो सिंपल बात है, इन फिनॉल OH ग्रुप एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हेंस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब ये समझ में आए? मतलब फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से वो कहां पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और उसी की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे। राइट? ये होगा अपना जनरल कंसेप्ट। नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया। राइट। तो इसका मीनिंग पूरा का पूरा मीनिंग क्या आ रहा कि फिनॉल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ना, वो कहां पे होते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होते हैं। मेटा पे नहीं हो सकते। क्यों बोले तो मेटा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक नहीं हो सकता। राइट? अभी अगर अपन इसके रिएक्शंस देखते हैं अपन, तो जो रिएजेंट में से जनरेट होके जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो डायरेक्ट कहां पे अटैच करना है अपने को? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच करना है। राइट? हो नेक्स्ट एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, हैलोजिनेशन। इसमें ब्रोमिनेशन दिया है। फिनॉल को ब्रोमिनेशन करना है, मतलब तुमको फिनॉल लेना है और उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करना है, Br2 के साथ। तो तुमको क्या फॉर्म होगा? ऐसे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। अभी ये ब्रोमीन, फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ दो केसेस में फिनॉल को ब्रोमिनेशन करने के बाद दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट याद रख लो, मतलब ये दो प्रोडक्ट कैसे क्या फॉर्म होते हैं बोले तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं अपन, यहाँ
मतलब ब्रोमिनेशन में जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उस सॉल्वेंट पे डिपेंड है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, राइट। ये बात अच्छे से याद रख लो। जब फिनॉल को ब्रोमिनेशन करते हैं तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और दो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब वो कैसा वो क्यों वो तुमको समझ में आएगा अभी नेक्स्ट में। तो एग्जांपल फर्स्ट, ब्रोमिनेशन बोले तो क्या, ब्रोमिनेशन मीन्स एक बार डेफिनेशन लिख ही देता, द हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ किसका है, फिनॉल is substituted by bromine, right, is called bromination। तो अभी फर्स्ट इसमें ए और बी दो रिएक्शन देखेंगे। पहला रिएक्शन ब्रोमीन है, ये फिनॉल है, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं in presence of less polar solvent, less polar solvent। सर ये less polar solvent कौन से हो सकते बोले तो CCl4, CS2, CHCl3, इस तरह less polar solvent। मतलब when phenol react with bromine in presence of less polar solvent like carbon CCl4, carbon disulfide, chloroform to form mixture of ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और दूसरा फॉर्म कर सकता है यहाँ पे बियर पैराब्रोमोफिनॉल, राइट, ओके। ये हो गया, मतलब कोई क्या कर दिया आप ऐसा जनरली एक रिएक्शन ऐसा करते हैं ना, सीधा सीधा अगर आपने प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ पे Br तो यहाँ से HBr निकल गया, उसी तरह प्लस देख सकते हैं तुम यहाँ पे HBr। तो सर यहाँ पे एक ही फिनॉल लिए, इधर दो फिनॉल फॉर्म में, मतलब दो फिनॉल का आंसर रिएक्शन बैलेंस करना है। तो अभी जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा है बोले तो नो नीड टू बैलेंस रिएक्शंस, मतलब एक ही फिनॉल है, मतलब अपन 100 ग्राम फिनॉल लिए और उसको ब्रोमिनेशन कर दिए तो उसमें से 80% आर्थो फॉर्म हो सकता या फिर पैरा फॉर्म हो सकता और बचा हुआ 20% आर्थो या पैरा फॉर्म हो सकता है, ऐसा उस तरह अपन ऐसा लिखते हैं, राइट। समझ में आया? When phenol react with bromine in presence of less polar solvent like CCl4, CS2, CHCl3 to give a mixture of orthobromophenol and parabromophenol। तो कभी भी ना para is major प्रोडक्ट है, क्यों बोला तो सिमेट्री है उसमें, कभी भी पैरा प्रोडक्ट मेजर ही रहते हैं। सर क्यों ऐसा? तो देखो आर्थो में ये बल्कि ग्रुप होने के वजह से OH ग्रुप और ब्रोमीन ग्रुप बल्कि ग्रुप होने की वजह से वहां पे रिपल्शन ज्यादा हो सकता है और वो रिपल्शन की वजह से वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए जो स्टेबल कंपाउंड है वही ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होने के चांसेस है। तो पैरा मेजर है यहाँ पे, हर एक इसमें पैरा ही मेजर रहेगा ऐसा कुछ नहीं है, बट कहाँ एक बात याद रखनी पड़ती है, मतलब सर आर्थो मेजर नहीं हो सकता क्या बोले तो हो सकता कभी, अगर इन दोनों के बीच में क्या होना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर फॉर्म होती है आर्थो और फिनॉल OH ग्रुप में, अगर बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर फॉर्म होती है तो वहां पे उस केस में आर्थो प्रोडक्ट मेजर रहेगा। ये हो गया अपना ये वाला, और उसी तरह इसमें बी भी है,
फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करो 3 मोल्स, बट यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं अपन, वाटर मीन्स पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट, मोर पोलर, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे मोर पोलर, वाटर लाइक। तो यहाँ पे यहाँ से जो Br इलेक्ट्रोफाइल रिलीज होगा ना वो एक्सेस में होगा और वो आर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशन पे अटैच होगा इस तरह, OH Br, so 1 2 3 4 5 6, नाम क्या है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ, उसमें क्लोरीनेशन भी सेम है, ब्रोमिनेशन भी सेम रहेगा। तो आपने को स्टडी के लिए ब्रोमिनेशन दिया है, कुछ नहीं, 2 पॉइंट याद रखो। फिनॉल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट, तो क्या फॉर्म होता, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा, तो मेजर कौन है, पैरा प्रोडक्ट मेजर है। और जब फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन वाटर मतलब कॉन्संट्रेटेड, तो तब जाके 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता, राइट, ये हो गया ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। राइट, दूसरा नाइट्रेशन, लिख लो। नाइट्रेशन, दूसरा वाला नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, इसमें क्या करना है, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप ऑन फिनॉल, फिनॉल के ऊपर NO2 ग्रुप को, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। तो नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने को फिनॉल को, और यहां पे जो है, यहां पे एक नोट याद रख लो, इस रिएक्शन में पहले वाले रिएक्शन में रोल किसका है, सॉल्वेंट का रोल है, पहले वाले रिएक्शन में सॉल्वेंट का रोल है, मतलब अगर अपन मोर पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता है, और लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो क्या फॉर्म होता, क्या फॉर्म होता, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा फॉर्म होता। उसी तरह अभी नाइट्रेशन में क्या करना है, नाइट्रेशन मींस क्या, सेम डेफिनेशन, substitution of NO2 group, substitution of hydrogen atom of benzene ring of phenol by NO2 group is called nitration, right, मतलब हाइड्रोजन को NO2 ग्रुप के साथ रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किसके साथ, NO2 ग्रुप के साथ। जब अपन हाइड्रोजन को NO2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब रिप्लेस करते हैं, तो अपने को डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो अब वो प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इस पे ध्यान दो। हमने को नाइट्रेशन करना है तो फिनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ। अब ये नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होना है। तो राइट, तो सुनो, इसमें भी जो है ये, व्हेन फिनॉल को रिएक्ट करना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये भी डाइल्यूट ही होगा, और लो टेम्परेचर हीट, तो क्या होगा यहाँ पे
OH NO2 प्लस OH NO2 प्लस H2। मतलब देखो आर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक क्या फॉर्म हुआ, प्यारा नाइट्रोफिनॉल, ऐसे दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, राइट। तो सर इसका मीनिंग क्या है, इसका रिएक्शन कैसा हुआ बोले तो अभी यहाँ देख लीजिए बॉक्स में कंप्लीट तुमको मैकेनिज्म समझ में आएगा। कुछ नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट H2SO4 ले लिए, इसमें से H प्लस और HSO4 माइनस आयन रिलीज होगा, राइट। फिर ये H प्लस जाके HONO2 HNO3 है ना, इसके ऊपर लोन पे है, तो ये H प्लस जो फॉर्म हो H प्लस इधर आने के बाद क्या फॉर्म हो रहा, HO2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इधर NO2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से निकलने के बाद क्या निकल जा रहा, माइनस H2 निकल जा रहा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर्म क्या हुआ NO2 प्लस, मतलब ये हो गया अपना इलेक्ट्रोफाइल, राइट, ये वाला। तो इसको डायरेक्ट लिखना है तो कैसे, आपने को तो मालूम है, देखो फिनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट होने वाला है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट में ऐसा लिखने का, वो H ग्रुप है, यहाँ पे H लेने का और HNO2 में का स्ट्रक्चर, HNO3 का स्ट्रक्चर ये है, तो यहाँ से H2 निकल देने का, यहाँ से H2 निकलने के बाद ये NO2 ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा, ऐसा डायरेक्ट। सो ये हो गया, ये देखो H2SO4 है, मतलब अपन फिनॉल को when phenol react with dilute nitric acid in presence of sulfuric acid to give mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर होना चाहिए, RT, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं, लो टेम्परेचर पे डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म हो गए। तो इसमें अभी बताओ तुम कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा में कौन स्टेबल है, मोर मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो मैंने इससे पहले की क्लास में बताया था आपको कि ऑलवेज पैरा मेजर रहेगा, बट एक केस में ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। मेजर तो ये होना चाहिए, पर ये है रीजन पता है तो आपको, यहाँ पे NO माइनस और NO2 यहाँ प्लस, यहाँ फिनॉल और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर में फॉर्म होगा, क्यों बोले तो वो स्टेबल रहेगा, राइट। अभी समझ में आया। व्हेन फिनॉल कुछ नहीं, सिंपल है, फिनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है रूम टेम्परेचर पे, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉर्म होते रहेगा। तो इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टेबल है और वो जो स्टेबल है वही ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, तो मेजर कौन सा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ड्यू टू द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन OH ग्रुप एंड NO2 ग्रुप, राइट। ये हो गया। अगर अपन सेम रिएक्शन को करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये हो गया। सॉरी, यहाँ पे और एक बात बताना है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बता दिया था ऑलरेडी, कहाँ पे बोले तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी के अंदर ये बताया था मैंने। देखो अब फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब अपन रिएक्ट करते तो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। सो फिर ये दो प्रोडक्ट में फॉर्म होने के बाद दोनों को सेपरेट करना है, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए अपन जनरली कॉमन मेथड यूज कर लेते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करना है इनको, स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन करो या फिर हीट करो, हीट करने के बाद जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो
मोर वोलेटाइल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है लेस वोलेटाइल है। तो दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल लो टेम्परेचर पे बॉइल हो जाता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस देख के दोनों को अपन आराम से सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे। सो हो गया, ये लेस वोलेटाइल है, ये मोर वोलेटाइल है। अब ये लेस वोलेटाइल क्यों है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लेस वोलेटाइल है। और ये मोर वोलेटाइल क्यों है, सॉरी लेस वोलेटाइल क्यों है बोला तो इसमें इंट्रा है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सी? इंटर, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे, राइट? समझ में आ रहा है? ओके। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आपने को फिनॉल लेना है और इसको अभी चेंज करना है कॉन्सेंट्रेशन। देखो मैंने पहले ही बताया था, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो ये रिएक्शन होगा। अब हम अभी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं 3 मोल्स HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हाई टेम्परेचर लेना है यहाँ पे थोड़ा सा। तो अभी ये इसी को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को एक नाम है, जनरली अपन बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। सो फिर फिनॉल को नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ जब अपन रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे OH NO2, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2, मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये फॉर्म होगा। और इसको जनरली अपन पिक्रिक एसिड बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नाम है पिक्रिक एसिड, राइट? ये भी हो गया नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल भी हो गया। समझ में आ रहा ना? कुछ नहीं है, हैलोजिनेशन में आपको सॉल्वेंट याद रखना है, नाइट्रेशन में आपने को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड याद रखना है। अगर सॉल्वेंट पोलर है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होगा। लेस पोलर सॉल्वेंट है तो मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा फॉर्म होगा। यहाँ पर नाइट्रेशन में डाइल्यूट एसिड होगा तो मिक्सचर ऑफ आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉर्म होंगे। जनरली पैरा मेजर रहेगा, बट ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर्थो मेजर है। यहाँ पे फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब अपन रिएक्ट करते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल फॉर्म होगा, उसको अपन पिक्रिक एसिड बोलते हैं कॉमन जनरली। देख लो, तो ये होगा ना। लास्ट सेम उसी तरह हो रहेगा सल्फोनेशन। थर्ड वन सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, मतलब इसका मीनिंग क्या है? कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है? सल्फोनिक एसिड इंट्रोड्यूस करना है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे नोट क्या एटम याद रखना है? यहाँ पे कौन सा नोट याद रखना है आपको? यहाँ पे टेम्परेचर याद रखना, मतलब नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ऐसा। तो अभी फिनॉल ले लें, राइट? प्लस इसको
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बट टेम्परेचर अपना लो टेम्परेचर है, मतलब 298 केल्विन के आसपास ले लो, तो उनको एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा OH, और यहां से SO3H प्लस H2O, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसा ये होगा ये, और इसमें भी बी है। फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करो, बट हाई टेम्परेचर 373 केल्विन के आसपास, तो अपने को OH SO3H प्लस H2O, मतलब डारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा, राइट। तीनों रिएक्शन में समझ में आया। पहले रिएक्शन में सॉल्वेंट का रोल है, दूसरे रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मतलब HNO3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तीसरे रिएक्शन में टेम्परेचर, ये तीनों का मतलब अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होना, मतलब एक ही रिएक्शन, मतलब हैलोजिनेशन है, ब्रोमिनेशन में 2 रिएक्शन है, नाइट्रेशन में भी 2 ही है, सल्फोनेशन में भी 2 रिएक्शन है, मतलब 2 रिएक्शन फॉर्म हो रहे, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इन तीनों पे, पहले इसमें सॉल्वेंट, दूसरी इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तीसरी इसमें टेम्परेचर, ये तीनों डिसाइड कर रहे कि प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होना। तो देखो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, यहाँ पे OH लेना है, इधर H, और तुमको H2SO4 का स्ट्रक्चर पता है, इस तरह H2 निकाल देने का, यहाँ से H2 निकल गया तो SO3H ग्रुप सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो उस तरह when phenol react with concentrated H2SO4 at low temperature to form ortho-hydroxy benzene sulfonic acid, and when phenol react with concentrated H2SO4 at high temperature to form para-hydroxy benzene sulfonic acid, ये हो गया। 3 रिएक्शन हो गए अपने, हैलोजिनेशन, उसमें ब्रोमिनेशन है, दूसरा नाइट्रेशन है, तीसरा सल्फोनेशन। नाइट्रेशन में एसिड का रोल है, ब्रोमिनेशन में सॉल्वेंट का रोल है, और सल्फोनेशन में टेम्परेचर का रोल है, राइट। ऐसे बातें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना।